हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और हम लोग देख रहे हैं PYQs टू MCQs। इसके अंतर्गत हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो प्रीलिम से रिलेटेड हैं उसको देखते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो न्यूज़पेपर में आया हुआ होता है, और उसके आधार पे क्या MCQs बन सकते हैं जिसके 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने की प्रायिकता अधिक है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये पीडीएफ जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप पे डाल दिया गया है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इस नंबर पे। इससे जाकर के आप हमारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, और जो ये यूट्यूब पे वीडियो डलेगा उससे पहले ही आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड। तो पेज नंबर 1 पे है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकपाल जो ऑर्डर है पावर ओवर जजेस, ये इसके ऊपर कुछ डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश को उसके क्षेत्राधिकार में लाने की बात कही गई थी। उन्होंने न्यायमूर्ति BR गवई, सूर्यकांत और AS ओका की विशेष पीठ ने इस आदेश को बहुत चिंताजनक बताया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव की ओर इशारा किया है। इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, वकील को अगर लोकपाल के अंतर्गत रखा गया, अगर लोकपाल के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत रखा गया, तो न्यायपालिका को स्वतंत्रता जो है वो बाधित होगी, क्योंकि इसके ऊपर कुछ केसेस हो सकते हैं, और केसेस होंगे तो जो लोकपाल उसको आप कह सकते हो कि इन्वेस्टिगेट करेगा या करवाएगा। तो इस संदर्भ में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में जो लोग बैठे हैं, जो जजेस हैं, वो डिसीजंस देने में बहुत ही सोच समझ के डिसीजंस देंगे, और हो सकता है कि वो पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है प्रभावी हो। तो आगे हम देखते हैं लोकपाल का जो जुरिस्डिक्शन है, अधिकार क्षेत्र, उसके ऊपर तर्क क्या है। तो लोकपाल ने दलील दी है कि हाईकोर्ट जज लोक सेवक हैं और लोकपाल अधिनियम 2013 के अंतर्गत आते हैं। लोकपाल ने कहा कि हाईकोर्ट जो है ब्रिटिश संसदीय अधिनियम से बने थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट संविधान के तहत स्थापित हुआ था। लोकपाल ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन हाईकोर्ट आता है, क्योंकि इसे विधायी अधिनियम से स्थापित किया गया। मतलब आप ये समझ लो ना, किसी भी तरीके से पहले तो हाईकोर्ट को अपने अंदर लाओ, और जब हाईकोर्ट आ जाएगा तो बाद में सुप्रीम कोर्ट भी। मतलब एक इनिशिएशन है कि किसी प्रकार से हम मतलब कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अपने आप को, कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने की वो कोशिश एक तरीके से आप कह सकते हैं। इस संदर्भ में हमने एक 2019 का जो प्रीलिम्स है उससे संबंधित एक क्वेश्चन लिया है। उसमें आपको स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो संसद जो अयोग्यता निवारण अधिनियम है 1959, उसमें लाभ के पद पर जो है अयोग्यता के कई पदों को छूट देता है। ये बिल्कुल सही है, कुछ पदों को छूट दी गई है। उपरोक्त अधिनियम में 5 बार संशोधन किया गया, हमें पता नहीं है। लाभ का पद संविधान में जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। 3 नंबर बिल्कुल ही गलत है। तो 3 नंबर अगर गलत हो जाता है तो 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। एक बात आप अगर ध्यान रखें ना, तो संविधान में जो है स्पष्ट रूप से बहुत सारी चीज़ों को परिभाषित करना पॉसिबल नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हमारा पहला इसका आंसर हो जाता है। सेकेंड, थर्ड गलत क्यों है? क्योंकि लाभ शब्द का जो है, लाभ का पद शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी जो है व्याख्या अदालतों द्वारा की जाती है। आपकी नोट्स देख लेंगे, इसको स्टडी कर लेंगे, और नोट्स में भी आप इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोकपाल से संबंधित है। तो लोकपाल जो अधिनियम है 2013, ये किस लिए लाया गया था? तो ये लाया गया था भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए, एक स्वतंत्र जांच निकाय के बारे में जो निष्पक्ष रूप से जांच कर सके। इसका जो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कैसे ये आया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लोकपाल और लोकायुक्त जो है, स्वीडन में एक मॉडल है लोकपाल, वहाँ स्थापित किया गया था। उसी के मॉडल पे हमारे यहाँ भी लोकपाल स्थापित किया गया है। स्वीडन में ओम्बुड्समैन जो है लोकपाल, स्वीडन के आप कह सकते हो कि स्वीडन में ऑलरेडी ये मॉडल था, उसको ही आधार बना करके लोकपाल बनाया गया हमारे यहाँ। अन्ना हजारे आंदोलन भी हुआ था 2011 में, और इसके कारण जो है संसद में 2013 का जो है एक्ट पारित किया गया था। तो आप समझ लीजिए
कि यह अधिनियम भ्रष्टाचार के शिकायतों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए लोकपाल की स्थापना करता है, जो स्वीडन के मॉडल से प्रभावित है। प्रोविजंस क्या है लोकपाल की संरचना? लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इसमें 50% से अधिक सदस्य जो है न्यायपालिका, अनुसूचित जनजाति, जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला के से होने चाहिए। अध्यक्ष की पात्रता क्या होगी? तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश या प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति इसके जो है अध्यक्ष हो सकते हैं। लोकपाल अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो क्षेत्राधिकार और अपवाद है उसको हम देखते हैं। क्षेत्राधिकार क्या है? तो प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, सरकारी अधिकारी, एनजीओ यदि सरकार से उसे 1 करोड़ या अधिक की राशि प्राप्त होती है इसके अधीन आते हैं। अगर प्रधानमंत्री के लिए जांच समिति बिठाई जाती है तो कुछ इसमें अपवाद भी हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो जांच समिति बिठाई जाती है, प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकपाल की जांच समिति जांच कर सकती है, लेकिन निम्नलिखित मामलों में नहीं कर सकती, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हो, विदेशी संबंध से मुद्दे हो, परमाणु ऊर्जा से संबंधित मुद्दे हो और अंतरिक्ष या रक्षा मामलों से संबंधित मुद्दे हो। नियम क्या है? यदि लोकपाल को प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत मिलती है उसे 5 सदस्यीय समिति द्वारा गोपनीय रूप से जांचा जाएगा और अगर समिति आरोपों को निराधार पाती है तो मामला खारिज कर दिया जाएगा। न्यायपालिका पर इसका कोई अधिकार नहीं है, जैसे कि अभी आया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका पर कोई भी इसका अधिकार नहीं होना चाहिए, विशेष करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर। तो लोकपाल न्यायपालिका की जांच नहीं कर सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो। न्यायपालिका का जांच जो है केवल न्यायिक जवाबदेही अधिनियम के तहत की जा सकती है। संसद के सदस्यों को जो बोले गए शब्द है उनको उसमें छूट प्राप्त होती है। लोकपाल संसद के सदस्यों द्वारा बोले गए शब्द और उनके मतदान के फैसले की जांच नहीं करता। यह छूट जो है संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत दी गई है। सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति घोषणा पे छूट दी गई है इसके तहत। 2016 में लोकपाल संशोधन अधिनियम लाया गया जिसमें सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा से छूट दी गई। बताओ, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं डिटेल्स लोगों को प्राप्त हो सकती थी, तो वो डिटेल्स सार्वजनिक घोषणा से छूट कर दी गई, मतलब अब आप मत डालो अपना डिटेल्स। हालांकि यदि कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो लोकपाल जांच कर सकता है। एनजीओ और ट्रस्ट पर जो है सीमित नियंत्रण लगाया गया इसके तहत। लोकपाल केवल उन एनजीओज की जांच कर सकता है जो सरकार से 1 करोड़ या अधिक की धनराशि, तो यहाँ ये ध्यान रखना है, ये 1 करोड़ की जो धनराशि है वो अगर कोई एनजीओ लेता है सरकार से तभी उसकी जांच कौन कर सकता है? लोकपाल कर सकता है। छोटे एनजीओ, धार्मिक संगठन जैसे निजी ट्रस्ट को लोकपाल की जांच से छूट मिली हुई है। लोकपाल की स्थापना के विषय में देखें तो हर राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति आवश्यक है। लोकायुक्त के विषय में लोकपाल की शक्ति देख लीजिए, सीबीआई को निर्देश दे सकता है और मामलों की निगरानी कर सकता है। भ्रष्टाचार के मामलों में संपत्ति जब्त कर सकता है। विशेष अदालतों में मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित कर सकता है। लोकपाल चयन समिति, लोकपाल के सदस्यों के चयन एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रतिष्ठित न्यायविद जिसे प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो आप इधर देखिए, अगर हम दे तो उच्च जो समिति है, उच्च स्तरीय समिति, उसमें प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष और मनोनीत जो न्यायविद है, ये 3 पर्सन सरकार की ओर से आ रहे हैं और ये 2 जो है जो मुख्य न्यायाधीश की ओर से और विपक्ष के नेता। तो मोटा मोटी विपक्ष का नेता तो अकेला ही है। सीजीआई कई बार सरकार के पक्ष में भी हो सकती है और सरकार के विपक्ष में भी हो सकती है। तो इस प्रकार से एक कहीं ना कहीं इसके जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का कंट्रोल आप कह सकते हैं एक तरीके से। लोकपाल अधिनियम में जो संशोधन हुआ है 2016 में, ये देख लीजिए, एनजीओ और ट्रस्ट को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है। 2021 में संशोधन हुआ तो सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए अपने संपत्ति विवरण सार्वजनिक रूप से घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, ये इसमें चेंज किया गया। चुनौती और आलोचना क्या क्या है? प्रधानमंत्री पर समिति जांच की अनुमति, जिससे इसके सीमित जांच की अनुमति है, जिससे इसके स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं।
लोकपाल के कार्यान्वयन में देरी और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति अभी भी कई जगह अधूरी होती है और सीबीआई पर सीधा नियंत्रण नहीं होता, जिससे स्वतंत्र जांच प्रभावित हो सकता है। सुझाव और सुजेशंस देख लीजिए। लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और स्वतंत्र बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जांच पर प्रतिबंध हटाना चाहिए प्रधानमंत्री के जांच पर, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। राज्यों में लोकायुक्त की अनिवार्य नियुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए और सीबीआई को स्वतंत्रता दी जाए ताकि लोकपाल के निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। तो इस प्रकार से लोकपाल अधिनियम 2013 एक महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार विरोधी कानून है जो पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने में सक्षम है। हालांकि इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। लोकपाल को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए और सुधार किए जाने चाहिए ताकि विकास जो है और जो ट्रांसपेरेंसी है और साथ ही साथ निष्पक्षता है, वो सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट हो सके और पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ सके। इस संदर्भ में आपको एक प्रीलिम्स क्वेश्चन दिए जा रहे हैं लोकपाल से संबंधित, अधिनियम से संबंधित। लोकपाल का क्षेत्राधिकार प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, सरकारी अधिकारी और वे एनजीओ जो सरकार से 1 करोड़ या अधिक प्राप्त करते हैं पर लागू होता है। बिल्कुल सही है। लोकपाल न्यायिक जवाबदेहिता अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जांच कर सकता है। बिल्कुल ये गलत है। लोकपाल जो है संसद में सांसदों द्वारा बोले गए शब्द या उसके मतदान निर्णयों की जांच नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा स्टेटमेंट सही है, तो ए इज द राइट ऑप्शन हेयर। सो हमने इसका डिटेल ऑलरेडी आप दे दिया है। जो 1 करोड़ या इससे अधिक के जो एनजीओ प्राप्त करते हैं उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। सेकंड गलत क्यों था? क्योंकि लोकपाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जांच नहीं कर सकता, चाहे वो न्यायिक जवाबदेही अधिनियम के तहत ही क्यों न हो। बाकी डिटेल्स हमने ऑलरेडी दे दिया और आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा है पेज नंबर 1 पे ही जो यूजीसी रूल है उसके संबंध में है। जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट है खास करके साउथ इंडिया में, वो रिजेक्ट कर रहे हैं यूजीसी प्रपोजल को। तो इसके विषय में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रपोजल क्या है और उसके बाद जो है उसकी एनालिसिस करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें, इसकी विशेषता क्या है, इसमें चुनौतियां क्या है, क्या क्या संदेह है, वो देखेंगे और इसके समाधान क्या हो सकते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा डिटेल देख लीजिए न्यूज़पेपर से संबंधित कि दक्षिण राज्यों ने यूजीसी नियमावली 2025 का विरोध किया है। या संयुक्त रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना ने यूजीसी नियमावली 2025 का विरोध किया है। इसे राज्य की स्वायत्तता और शैक्षणिक स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया गया है। विशेष करके केरल का व्यू अगर देखें तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री उन्होंने बताया है कि इन दिशा निर्देशों की आलोचना करते उन्होंने कहा कि राज्य की भूमिका को कम करते हैं और कुलपतियों की नियुक्ति में विधानमंडल के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो कॉमन एक देखें तो केरल में जो है कांग्रेस नेता उन्होंने कहा है कि शिक्षा पर केंद्रीकृत नियंत्रण और वैचारिक प्रभावों इससे पॉसिबल है। इस संदर्भ में हम यूजीसी जो विनियम है 2025 उसका अवलोकन करते हैं। सबसे पहले जो समावेशन का प्रावधान है, अर्थात इसमें कला, खेल और पारंपरिक क्षेत्रों के लिए विशेष भर्ती मार्ग प्रदान किया गया है। मूल्यांकन और पदोन्नति मानदंड देखें तो समग्र मूल्यांकन के लिए API प्रणाली को हटाया गया है। शैक्षणिक लचीलापन देखें, शिक्षक को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार विषय सीखने और उसके ऊपर जो है लेक्चर लेने की छूट दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता, उच्च शैक्षणिक स्तरों के लिए PhD आवश्यकता और MTech में लचीलापन प्रदान किया गया है। हमने जो आपको डिटेल्स बताया वो इसमें ऑलरेडी है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2025 देख लीजिए। इसमें जो मुख्य समस्या है राज्यों की भूमिका में कमी और विधायी अतिक्रमण उसको हम लोग देखते हैं। तो कुलपति नियुक्ति में का जो केंद्रीकरण है, इसके तहत पारंपरिक भूमिका क्या थी? राज्यों को कुलपति नियुक्ति में मुख्य भूमिका दी गई थी जो क्षेत्रीय शिक्षा नीतियों के अनुरूप थी।
बदलाव क्या है, चांसलर यानी कि राज्यपाल को कुलपति चयन या समिति नियुक्त करने का विशेषाधिकार दिया गया। इसमें इसका प्रभाव क्या होगा, राज्य उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका सीमित हो जाएगी, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप और स्वायत्तता के ह्रास की चिंता बढ़ेगी। गैर शैक्षणिक व्यक्तियों को कुलपति बनाने की अनुमति इसके तहत दी गई है। अभी जो है शिक्षण अनुसंधान और प्रशासनिक अनुभव वाले शिक्षाविद कुलपति बनने के पात्र है, लेकिन अब जो प्रस्ताव है उसमें गैर शैक्षणिक व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त करने का प्रावधान रखा गया है। चिंता क्या है, यह राजनीतिक प्रेरित या नौकरशाही आधारित नियुक्ति को बढ़ावा दे सकता है, जिससे शैक्षणिक गरिमा प्रभावित हो सकती है। राज्य सरकारों का विरोध क्यों है, विरोध करने वाले राज्य में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और झारखंड है। मुख्य मुद्दा क्या है कि ये नियम उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और संघीय संतुलन को बिगाड़ते हैं। संयुक्त प्रस्ताव देख लीजिए, राज्य उच्च शिक्षा में विविधता बनाए रखने के लिए कुलपति नियुक्तियों में अपनी भूमिका को बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। संविधान और संघीय चिंताएं देख लीजिए, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों शिक्षा पर कानून बना सकते हैं। यूजीसी का अधिदेश देख लीजिए, विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय के लिए 1956 में यूजीसी अधिनियम के तहत यूजीसी की स्थापना की गई थी। और मुद्दा जो है कुलपति नियुक्त का केंद्रीकरण संघवाद का उल्लंघन करता है, जिससे राज्य की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप माना जाता है। अर्थात ये सुधार जो है शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में तो हैं, लेकिन संघीय ढांचे को लेकर के चिंताएं बनी हुई है। उस पर हमें क्या करना होगा, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत होगी। एक आपको यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया गया है जो ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन 2025 है, उसके विषय में पहला स्टेटमेंट है सहायक प्रोफेसर पद के लिए सभी विषयों के लिए पीएचडी अनिवार्य है। बिल्कुल गलत है ये। इंजीनियर और टेक्नोलॉजी विषय में एमटेक डिग्री धारकों को बिना एनईटी के आवेदन करने की अनुमति है। अभी देखते हैं। एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर प्रणाली को हटा दिया गया है, इसे समग्र मूल्यांकन से बदल दिया गया, तो थर्ड बिल्कुल सही है। और ये जो सेकेंड है ये भी सही है, सेकेंड और थर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर है इसके तहत। फर्स्ट गलत क्यों है, क्योंकि ड्राफ्ट यूजीसी विनियमन 2025 के अनुसार सहायक प्रोफेसर पद के लिए सभी विषयों में पीएचडी अनिवार्य नहीं है, लेकिन उच्च शैक्षणिक पदों के लिए जो है यह आवश्यक है। बाकी हमने आपको डिटेल ऑलरेडी दे दिया है, आप उसका स्टडी कर सकते हैं। अगला हमारा पेज नंबर 4 से रिलेटेड है। एनजीओ जो है ये बीजेपी के नेता है जिन्होंने कांग्रेस के ऊपर जो क्लेम लगाया है कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एनजीओज के थ्रू। खास करके जो फॉरेन से फंड आते हैं वो एफसीआरए रेगुलेशंस के तहत डील होते हैं, उसके थ्रू जो है कांग्रेस ऐसा कर रही है। इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे जो एक यूएसएड है, यूएसएआईडी, जो कि इसी की चीज़ें बात चल रही है कि इसके माध्यम से पैसा आया है। फिर एफसीआरए क्या है, क्यों लाया गया, इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उन सी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और इसके ऊपर रिकमेंडेशंस को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर कि चुनावों को आप प्रभावित करने की कोशिश की है। सवाल ये है कि बीजेपी और मतलब बीजेपी गवर्नमेंट में है अभी और सारे रेगुलेशंस और रूल्स और एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंतर्गत है, फिर ये आरोप लगाने की जो बात है वो अपने आप में कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा करती है कि आप इतने दिन कर क्या रहे थे, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन किया और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हो, सरकार में भी आप ही हो तो आप इन्वेस्टिगेशन करो, रिपोर्ट निकालो। तो ये तो खैर पॉलिटिकल बातें हो जाती है। देखते हैं हम लोग यूएस फंडिंग के विषय में क्या क्या चीज़, थोड़ा इसको डिटेल देख लेते हैं फिर हम लोग बात करेंगे। तो वित्त पोषण का जो आरोप है, उन्होंने कहा है कि यूएसएड फंडिंग का संबंध राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने से जुड़ा है, विशेष रूप से चुनावों के दौरान। और यूपी और एनडीए में उन्होंने तुलना की है कि यूपीए 2004-2013 के दौरान भारत सरकार को $204.28 मिलियन मिले, जबकि एनजीओ को 2114 मिलियन प्राप्त हुए थे। और 2014 से 2024 के दौरान सरकारी फंडिंग घटकर 1.51 मिलियन रह गई, और जबकि एनजीओ की फंडिंग बढ़ गई और 2579 मिलियन रह गई। तो आप एक चीज़ देखो, तो यूएसएड जो है, यूएसएआईडी, तो यूएसएड जो यूएस कर रही है वो सरकार को फंड पहले कर रही थी ज़्यादा, अब सरकार को नहीं कर रही है। हालांकि डेटा आप देखो तो पहले भी सरकार को 204 मिलियन थे
और अगर एनजीओ को देखें तो 2114 मिलियन देखने, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, हालांकि अंतर आया जरूर है लेकिन ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ये आप देख सकते हैं यहाँ भी। तो ये भी तो कहा जा सकता है कि 2013 से पहले जितने एनजीओ को फंड मिले वो कहीं ना कहीं सरकार को गिराने के लिए की जा रही थी प्रयास, ऐसे भी हो सकते, लेकिन खैर ये मुद्दा नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए मुद्दा ये है कि यूएस फंडिंग और एफसीआरए के विषय में हम लोग थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। तो यूएस एड है वो क्या है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जो आर्थिक विकास, आपदा राहत और मानवीय सहायता के लिए विदेशी सहायता प्रदान करती है। और हम एफसीआरए को देखें तो एफसीआरए जो है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है भारत का, यह भारतीय कानून है जो गैर सरकारी संगठनों के, राजनीतिक संगठनों और व्यक्तियों को विदेशी दान जो होता है उसको नियंत्रित करती है। तो एफसीआरए पर प्रतिबंध क्या है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। एक तो है कि बैंकिंग आवश्यकताएं, कि दिल्ली के जो एसबीआई है खाता है उसी पर ये एफसीआरए, मतलब फॉरेन फंड जो भी आएगा दिल्ली में एसबीआई बैंक के जो ब्रांच एलोकेट किए गए उसी में आप फॉरेन फंड को मंगा सकते हैं। दूसरा, एफसीआरए पे प्रतिबंध ये है कि राजनीतिक, धार्मिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए धन का उपयोग न करें। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 2014 से अगर डेटा एनजीओ के पक्ष में है पहली चीज, और एनजीओ अगर राजनीतिक गतिविधियों में पैसे खर्च कर रही है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट को अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी न लेकर के दूसरे के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दो चीजें हैं। एक तो आप गवर्नमेंट में देखेंगे कि ये गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं, ये पूरी जिम्मेदारी दूसरे को देती है और ये केवल आरोप प्रत्यारोप करती है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, और बिना सबूत के ये आरोप लगाती है। अगर विपक्ष अगर ये आरोप लगाता है तो उससे सबूत मांगती है। तो ये कहीं ना कहीं आप गवर्नेंस को आप देख सकते हैं। खैर हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि एफसीआरए पर प्रतिबंध और बैंकिंग आवश्यकताएं क्या क्या है, इस संदर्भ में गवर्नमेंट अपना एक्शंस ले सकती है। प्रतिबंध हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखे हैं। एसबीआई का खाता होना चाहिए, एफसीआरए का लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, पंजीकरण एफसीआरए के तहत राजनीतिक, धार्मिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यूएसएड जो है भारत को विकास समर्थन देता है, वहीं एफसीआरए सुनिश्चित करता है कि विदेशी धन का पारदर्शी और कानूनी रूप से प्रयोग हो। तो ये कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि एफसीआरए रूल्स रेगुलेशंस को हमने किस तरीके से लागू किया है। इस संदर्भ में आपको एक प्रीलिम्स क्वेश्चन दिए गए हैं। भारत में यूएसएड से जो प्राप्त धन है उसके करने वाले एनजीओ को एफसीआरए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। ये बिल्कुल सही है कि फंडिंग अगर चाहिए आपको फॉरेन से तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत यानी एफसीआरए के तहत आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। एफसीआरए के तहत प्राप्त विदेशी फंड जो है राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए, तो 2 नंबर जो है गलत हो जाता है। थर्ड देखिए, 2020 में एफसीआरए संशोधन के बाद एनजीओ को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली में एक विशेष एसबीआई खाता खोलना अनिवार्य होगा। ये भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा सही हो जाता है और सेकेंड गलत है। सेकेंड गलत इसलिए क्यों है क्योंकि एफसीआरए के तहत विदेशी धन का उपयोग राजनीतिक, धार्मिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है। बाकी डिटेल्स आप ऑलरेडी नोट्स में देख सकते हैं। अगला हमारा पेज नंबर 5 पे है। कांग्रेस ने सपोर्ट किया है किसको, जो एडवोकेट्स एक्ट अमेंडमेंट हो रहे हैं और उसका जो विरोध हो रहा है उसको सपोर्ट किया गया है। तो सबसे पहले ये हम एक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर ये संविधान से किस प्रकार से इसे अथॉरिटी है और किस प्रकार से ये कार्य करता है उसको देखेंगे। अन्य जो लीगल प्रोविजंस होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे और कुछ सुझाव अगर हो सकते हैं इस विषय में तो हम लोग उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है, कांग्रेस ने अधिवक्ता अधिनियम संशोधन के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने वकीलों का समर्थन किया। कांग्रेस ने 1961 के अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध कर कानूनी समुदाय का समर्थन किया है। जो एआईसीसी जो है उसका स्टेटमेंट देख लीजिए कि कानूनन मानवाधिकार और आरटीआई विभागों ने विरोध कर रहे वकीलों के साथ एकजुटता दिखाई है। बिल की आलोचना कांग्रेस ने कहा है कि यह विधेयक खराब तरीके से तैयार किया गया और वकीलों की मुख्य समस्या का समाधान नहीं करता। प्रस्तावित बदलाव क्या है, केंद्र सरकार के कानूनी पेशेवर और कानूनी स्नातकों की परिभाषा बदलने के लिए व्यापक संशोधन की योजना बनाई है।
इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा अधिवक्ता अधिनियम 1961 जो है और उसके संवैधानिक पहलू पे हम लोग विचार करेंगे। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 भारत में विधि व्यवसाय को नियंत्रित करते हैं और एकीकृत बार प्रणाली बनाने के लिए लागू किया गया था। यह अधिवक्ताओं के नामांकन, विनियमन और अनुशासन के लिए विधिक ढांचा प्रदान करता है। विधि व्यवसाय को आकार देने वाले संवैधानिक तत्व देख लीजिए तो अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार आपको प्राप्त है। संघ सूची में प्रविष्टि 77 और 78 विधि व्यवसाय का नियमन करती है। अनुच्छेद 145 जो है सुप्रीम कोर्ट के नियम बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 233 से 237 के बीच जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और विधि प्रतिनिधित्व का अधिकार जो है पसंद के विधि पेशर द्वारा बनाया जाने का अधिकार है। तो ये सारे अभी जो हमने आपको डिटेल से देखी है वो इसमें डिटेल में दिया गया है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। की प्रोविजंस हम लोग देखते हैं 1961 के जो अधिनियम है उसका। तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है सर्वोच्च नियामक निकाय है, जबकि राज्य बार काउंसिल क्षेत्रीय मामलों को देखती है। अधिवक्ताओं के लिए एकल श्रेणी इसमें प्रावधान किया गया है। विभिन्न प्रकार के विधि व्यवसायों के बीच एक अंतर जो है उसको समाप्त किया गया है इसके तहत। उसके बाद जो है अभ्यास का अधिकार, केवल नामांकित अधिवक्ता ही भारतीय न्यायालयों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्यावसायिक नैतिकता और आचार संहिता की बात करें तो अधिवक्ताओं को जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है द्वारा निर्धारित नैतिक मानदंडों का पालन करना होगा। अनुशासनात्मक तंत्र, राज्य बार काउंसिल जो है अनुचित व्यवहार पर कार्रवाई कर सकती है। और जो अखिल भारतीय बार परीक्षा है विधि स्नातकों के लिए प्रैक्टिस से पहले यह अनिवार्य है। अमेंडमेंट की बात करें, संशोधन और मुद्दे क्या हैं तो विदेशी विधि फॉर्मों का प्रवेश इसमें करने की बात हो रही है। भारत में विदेशी अधिवक्ता और फॉर्मों को प्रवेश को लेकर बहस जारी है। व्यवसायीकरण का खतरा है इससे। विधि व्यवसायी को सेवा के बजाय व्यापार के रूप में देखा जाने लगा है। नैतिकता का उल्लंघन होने के जो खास करके पेशेवर कदाचार और जवाबदेहिता में कमी को लेकर के चिंताएं आ रही है। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 ने भारत में विधि व्यवसाय को नियंत्रित करने और नैतिक विधि अभ्यास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि बदलती कानूनी चुनौतियों को देखते हुए कानूनी नैतिकता को मजबूत करने और संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए संशोधन की आवश्यकता है और ऐसे संशोधन किए जाने चाहिए जो कानूनी नैतिकता को मजबूत करे और व्यावसायिकता की तुलना में जो आप कह सकते हो कि बेहतर नैतिक अभ्यास को सुनिश्चित कर सके। इस संदर्भ में एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। अनुच्छेद 19(1)(g) किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार देता है जिसमें अधिवक्ता व्यवसाय भी शामिल है, लेकिन यह अनुच्छेद 19(6) के तहत युक्तियुक्त प्रतिबंध के अधीन है। बिल्कुल सही है, युक्तियुक्त प्रतिबंध तो हर चीज में होता ही है। विधि व्यवसाय का नियमन राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता। और राज्यों को अधिवक्ताओं के संबंध में कानून बनाने का एकमात्र अधिकार बिल्कुल नहीं, ये संघ सूची के प्रविष्टि के अंतर्गत आता है। जो 77 था वो आपने देखा था। जो अनुच्छेद 21 और 22 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता द्वारा बचाव करने का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसमें सही है और 2 बिल्कुल गलत है। सेकंड गलत क्यों है? क्योंकि विधि व्यवसाय का नियमन राज्य सूची का नहीं बल्कि संघ सूची के प्रविष्टि 77 और 78 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। इसके अलावा जो डिटेल्स है वो हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है। आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके इसका PDF ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। और आज के लिए इतना ही। हमारे इनिशिएटिव्स को अगर आपको बेहतर लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए ताकि आपकी अगर कुछ समस्या हो तो हम उसका समाधान कर सकें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।